शुरू करते हैं मैथ प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें लगभग हम लोग 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। सेंचुरी पूरी हो चुकी है। आज क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। किसी नियमित बहुभुज का एक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 144 डिग्री अधिक है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी, हमें यह बताना है कि इस पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी। क्या कह रहा है? एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 144 डिग्री अधिक है। एक इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 144 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का डिफरेंस कितना है? 144 डिग्री। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये आपका कोई एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है और ये क्या है? आपका एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलकर के एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं और स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। हमें क्या बताना है? बहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 360 डिग्री अपान एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अपान एक्सटीरियर एंगल। हमें एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए कितना होगा। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? इन दोनों को क्या कर देंगे? घटा करके आधा कर दीजिए। 180 144 कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, 36/2 कितना आ जाएगा? 18। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना आ गया? 18 डिग्री का आ गया। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 360/18। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 20। कितनी साइड्स होंगी इस पॉलीगन में? 20 साइड्स होंगी इस पॉलीगन में। अगला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1620 है। इसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप बताना है। समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ये कितना दिया गया? 1620 डिग्री दिया गया है। 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, n माइनस ये नहीं होता। क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n-2, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? n इज इक्वल टू 11। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 11 भुजाओं की संख्या आ गई। हमें भुजाओं की संख्या नहीं बतानी है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप बताना है। एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का एंगल बताना है। क्या कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री अपान 11 कितना आ जाएगा? 3 बार जाएगा 33, 3 बचेगा, 2 बार जाएगा 32। 32 सही 8/11। ठीक है, चाहे हमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री अपान एक्सटीरियर एंगल। ये क्या हो जाएगा? भुजाओं की संख्या। अगर हमें भुजाओं की संख्या पता है, एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री अपान n। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। अगर नंबर ऑफ साइड हमें पता है तो भुजाओं की एक्सटीरियर एंगल का एंगल कितना होगा? निकल आएगा। अगर हमें, ठीक है, नंबर ऑफ साइड निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए। तो हमारा क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ साइड। एक नियमित बहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या n है कि दो आसन्न भुजाओं के बीच आंतरिक कोण बताना है, कितना होता है? एक नियमित बहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या n है कि दो आसन्न भुजाओं के बीच का आंतरिक कोण बताना है। दो आसन्न भुजाओं के बीच का आंतरिक कोण बताना है तो कैसे निकलेगा? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 डिग्री अपान n। ठीक है, हमें क्या बताना है? दो आसन्न भुजाओं, ठीक है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल बताना है कितना होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या है? होता है 360 डिग्री अपान n। इंटीरियर एंगल क्या होता है? हमें क्या बताना है? इंटीरियर एंगल बताना है। इंटीरियर एंगल क्या होगा? ये क्या है? आपका एक्सटीरियर एंगल होता है।
एक्सटीरियर एंगल। अगर इस टोटल डिग्री में, टोटल एंगल में, स्ट्रेट एंगल में अगर हम ये एक्सटीरियर एंगल माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, इंटीरियर एंगल। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन n। कौन सा ऑप्शन नंबर डी। यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग के 4 गुना है के बराबर है तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या है। विकर्णों की संख्या बतानी है हमें, ठीक है। क्या दिया गया है, बाह्य कोणों का योग का 4 गुना है कौन, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, अगर एक्सटीरियर एंगल 1 है तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, 4 होगा। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट का मतलब कितना दिया गया है, 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितने गुना हो गया, 36 गुना हो गया। तो एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। हमें क्या बताना है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होता है, n-3 अपॉन 2। क्या होता है, n-3 अपॉन 2। अभी हमें n नहीं पता है, नंबर ऑफ साइड नहीं पता है, हमें क्या पता चला है, एक्सटीरियर एंगल पता चला है। तो हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है। नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 36। कितना आ जाएगा नंबर ऑफ साइड, 10। उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 10 भुजाएं होंगी। कितना हो जाएगा, 10 गुणे 7/2। विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी, 35। कितनी साइड्स विकर्ण होंगे, डायगोनल्स होंगे, उसमें 35 डायगोनल होंगे। अगला क्वेश्चन, पहले ज्योमेट्री वाले सॉल्व कर लेते हैं, 2 ज्योमेट्री के इधर क्वेश्चन है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल टू DC। AB DC के क्या है, एक समांतर रेखा है। E और F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु हैं और हमें इसी EF की लंबाई बतानी है, ठीक है। जो विकर्णों के मध्य बिंदु है, विकर्णों के मध्य बिंदु की बीच की दूरी बतानी है, E और F की लंबाई बतानी है। तो क्या हो जाएगी, जो समांतर साइड है उनके डिफरेंस का आधा। समांतर साइड कौन है, आपका AB है, और कौन सा है, DC है। AB और DC कितना हो गया, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 45 और 53 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8। 8/2 कितना आ जाएगा आपका, 4। लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर की लंबाई होगी, ठीक है। अगर कोई भी AB और DC के समांतर रेखा है और उसमें EF क्या है, कोई 2 बिंदु दिए गए हैं जो विकर्णों के मध्य बिंदु हैं और विकर्णों के मध्य बिंदु की लंबाई निकालनी है। EF की लंबाई क्या हो जाएगा, जो पैरेलल साइड बनाने वाली साइड है उनके डिफरेंस का हाफ ही क्या होगा, इनके विकर्णों के मध्य बिंदु की दूरी होगी। त्रिभुज ABC में BD परपेंडिकुलर टू AC। एक त्रिभुज है जिसमें BD क्या है, AC पर परपेंडिकुलर है, AC पर लंब है BD, ठीक है। एक ट्रायंगल से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC। अब क्या कह रहा है, BD परपेंडिकुलर टू AC। इस लाइन को हम A और C मान लेते हैं और ये BD हो गया, ठीक है। अब BD क्या है, AC पर परपेंडिकुलर है। BD क्या है, AC पर परपेंडिकुलर, ये हो गया लंब, ठीक है। लंब बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हैं।
BD क्या हो गई, AC पर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। अब क्या दिया गया है, DBC 16 डिग्री दिया गया है। DBC आपका कितना दिया गया है, 16 डिग्री का दिया गया है DBC। ये एंगल आपका कितना दिया गया है, 16 डिग्री का, 16 डिग्री का दिया गया है आपका DBC। और क्या दिया गया है, EBC पर एक बिंदु है, E जो है BC पर एक आपका पॉइंट है, BC लाइन आपका कौन सा, ये आपकी लाइन BC हो गया। E एक पॉइंट है जिससे एक एंगल बन रहा है कितना, चलिए ठीक है, CAE 51 डिग्री, CAE 51 डिग्री, ये आपका 51 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। तो हमें बताना है एंगल AEB की वैल्यू बतानी है। AEB कितना होगा, ये एंगल हमें बताना है कितना होगा, ये एंगल कितना होगा AEB, ये एंगल बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। आप ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल BDC, ये ट्रायंगल कैसा बनना है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 90 है, ये 16 है, कितना हो गया 106। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आपका आ जाएगा 74 डिग्री, 74 डिग्री। ये एंगल कैसे आ जाएगा, 180 माइनस 16 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 74 डिग्री एंगल ये आ गया। अब आपको बताना है कौन सा एंगल, AEB, ये एंगल आपको बताना है, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। ये आप ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल AEC, ये ट्रायंगल कौन सा है आपका, AEC। ये इस ट्रायंगल का क्या है, आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इन दोनों एंगल का क्या होगा, सम होगा। 74 और 51 का सम कितना आ जाएगा आपका 125 डिग्री, कितना आ जाएगा 125 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, एंगल AAB 125 डिग्री। अब शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 249 मीटर और 217 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूरी तरह खींचा जा सकता है। एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में मैक्सिमम साइज का एक सर्किल रखा जाता है, एक वृत्त रखा जाता है मैक्सिमम साइज का। एक मैक्सिमम साइज का क्या रखा गया, एक वृत्त रखा गया। अब इसकी साइड कितनी दी गई है, ये आपकी साइड जो दी गई है 249 मीटर की दी गई है और दूसरी साइड आपकी कितनी है 217 मीटर की साइड है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या बताना है, इसकी परिधि बताना है। परिधि क्या होता है 2 पाई r, परिधि क्या होता है 2 पाई r हमें बतानी, सरकमफ्रेंस बताना है। सरकमफ्रेंस बताने के लिए हमें क्या चाहिए, इस सर्किल की साइड रेडियस चाहिए। अब रेडियस क्या होगी इस सर्किल का, ये इस सर्किल का क्या है, ये इस सर्किल का डायमीटर है और जो डायमीटर है, ठीक है, वही रेक्टेंगल की क्या है ब्रेथ है। तो इसका रेडियस की रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 217/2। ये क्या हो गई, इस ट्रायंगल की रेडियस हो गई। रेडियस कितनी हो गई 217/2। अब ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट, अगर रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी 44 सेंटीमीटर होगा, उसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर अब रेडियस यहाँ पर है कितना 217/2, 217/2 कितने गुना है 31/2 गुना है। तो ये भी आपका सरकमफ्रेंस भी कितना होगा
31/2 होगा, मतलब 22 गुणे 44, 4 दूना 8, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8 आएगा, सॉरी 22 गुणे 31, 22 गुणे 31, यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 2 आएगी। यूनिट डिजिट 2 किस में है? ऑप्शन नंबर ए। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना, और आप यूनिट डिजिट से मैच करके भी आंसर ला सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपको टाइम सेव करना है, इसलिए कोशिश ये रहे कि आप कैलकुलेशन से बचे। आपका यूनिट डिजिट मैच हो रहा है, बस आंसर आपका आ गया। 15,625 रुपए की राशि एक निश्चित वार्षिक दर जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है 3 वर्षों में 24,389 हो जाती, प्रतिवर्ष ब्याज की दर बतानी कितनी है? ठीक है, प्रिंसिपल से अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो क्या आ जाएगा? आपका अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो, अमाउंट कितना हो रहा है? 24,389 हो रहा है। प्रिंसिपल कितना था? 15,625। कितने सालों में हो रहा है? 3 वर्षों में हो रहा है, मतलब ये 3 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए इसका हम क्यूब रूट ले लेंगे। अगर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है तो क्या ले लेते हैं? स्क्वायर रूट। 3 साल का है क्यूब रूट। अब ये क्यूब रूट किसका होगा? 15,625, ये तो पता है कितने का क्यूब है? 25 का क्यूब है, ठीक है। अब ये 24,389 कितना होगा? भाई 30,000 का कितना होगा? 27,000 होगा, लेकिन ये 30,000 तो है नहीं, 24,000 है, और 25 से तो ज़्यादा होगा, 25 से ज़्यादा होगा और 30 से कम होगा। यूनिट डिजिट कितना है? यूनिट डिजिट 9 है। यूनिट डिजिट 9 कब आएगी? जब लास्ट में 9 रहेगा, और 9 किस में रहेगा? 29। ये किसका क्यूब है? 29 का क्यूब है। 29 रुपये 25 रुपये हो रहे हैं, हर एक साल में 25 रुपये 29 रुपये हो रहे हैं, तो कितना ब्याज मिल रहा है? 4 रुपये का ब्याज मिल रहा है 25 रुपये पर। 1/25 होता है आपका 4%, 4/25 कितना हो जाएगा आपका? 16%। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर कितनी है? 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, सपना ने 21,300 रुपए पर साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 14% प्रतिवर्ष और आंशिक रूप से 11% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किए। यदि 3 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज मिलता है, ब्याज सेम मिलता है, ब्याज क्या होता है आपका? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R% इंटू टी, ठीक है। ये आपका क्या है? ब्याज है। ब्याज दोनों में क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है टाइम से, ठीक है। टाइम का सिंपल इंटरेस्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में टाइम कितना है? 3 वर्षों का है। टाइम से टाइम तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो इफेक्ट आएगा प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट से आएगा। तो प्रिंसिपल और, अगर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट सेम रखना है तो इन दोनों में जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? रिवर्स रेशियो होगा। प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा उसका रिवर्स कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो होगा। एक मिनट, जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा उसका रिवर्स क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14% है और 11% है, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो है, तो प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो जाएगा? 11%, 11 और 14। प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो जाएगा? 11 और 14। प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो जाएगा? 11 और 14। 11 और 14, जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। हमें क्या बताना है? 14% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि कितना है? 11 है। 11 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, ठीक है। 6 3 9, 9 3 12, 9 6 15, 12 में 15 घटा देंगे, 11 का मल्टीपल नहीं आएगा। ये हो जाएगा 3 2 5 और 9 7 16, 16 में 5 घटा देंगे 11, ये 11 का मल्टीपल आ रहा है। ये 3 3 6 और 9 7 16, ठीक है। 10 बचेगा, 11 का मल्टीपल नहीं है। 4 3 7 और ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 11 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 9,372।
कितना कैसे आ जाएगा भाई, 11 और 25, 11 और 14, 25 यूनिट हो गया। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 21,300। हमें क्या बताना है, 11 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 11 यूनिट का मतलब जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। दस लाख रुपए की राशि एक बैंक में 11% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की जाती है। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी पर दे राशि 13,67,631 रुपए हो जाती। निवेश की गई समयावधि बताना है कि कितने साल में 10 लाख रुपए 13 लाख रुपए बन जा रहा है। ठीक है, 13,67,631 रुपए हो जा रहा है। ठीक है, हम कैलकुलेशन को आसान कर लेते हैं। ये 10 लाख ना मान करके हम कितना ले लेते हैं, 100। ठीक है, और ये कितना ले लेते हैं, 136। ठीक है, 100 रुपए पर 36 रुपए मिल रहा है, 136 हो रहा है, मतलब कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, 36 रुपए ब्याज मिल रहा है। अब ये पता करना है कितने सालों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप ये बताइए, अगर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो 3 साल का सक्सेसिव कितना होता है, 3 साल का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 33.1। 3 साल का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 33.1। लेकिन यहाँ पर कितना है, 36 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो 11% है। मतलब कितना टाइम रहा होगा, 3 साल का समय रहा होगा। 3 साल में कितना, 10 लाख रुपए, 13,67,000 रुपए हो रहा है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 9,828 है और ब्याज दर 12% प्रति वर्ष है जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो राशि बताना है। ठीक है, ये क्या दिया गया है, दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज है। दूसरे वर्ष में कितना ब्याज मिला है, 9,828 रुपए मिला है। 2 सालों का ब्याज नहीं है, ये सिर्फ दूसरे साल का ब्याज दिया गया है। अगर पहले साल प्रिंसिपल पी रहा होगा तो पहले साल अमाउंट कितना हो गया होगा भाई, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। अगर 25 रुपया है तो 3 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितना हो रहा है, प्रिंसिपल का 28/25 हो रहा है। ये दूसरे साल का अमाउंट, पहले साल का क्या हो गया, अमाउंट हो गया। दूसरे साल के लिए ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। दूसरे साल के लिए आपका ये क्या है, प्रिंसिपल है। तो दूसरे साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 3 रुपए मिल रहा है 25 पर। ठीक है, तो दूसरे साल का ये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। जबकि दूसरे साल का इंटरेस्ट दिया गया 9,828 रुपए। तो हमें क्या बताना है, वो राशि बतानी है, पैसा बताना है कितना होगा। ठीक है ना, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 तरह का 9 और ये बचेगा 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 18, 32 67 और ये 28 से काट देंगे, 28 सेकंड 28, 4 बचेगा 47, एक बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा, 117। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 625 गुणे 117। ठीक है, 625 गुणे 117। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 62,500 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 6250 हो गया, फिर कितना 7 से कितना आ जाएगा, 7×42 और 4200 और ये हो जाएगा 175, 4200 43 75। लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 125 और यूनिट डिजिट 125 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने का बहुत सारे तरीका होता है, एग्जामिनेशन में आपको फास्ट कैलकुलेशन करना होगा। तेईस फरवरी 2024 को जमा की गई और 24 अप्रैल 2025 को निकाली गई 4,000 रुपए की राशि पर 6.75% वार्षिक ब्याज दर पर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है कि कितना साधारण ब्याज मिलेगा। 23 फरवरी को सुबह 4,000 रुपए जमा किया गया और 23 फरवरी 2024 क्या है, एक लीप ईयर है जिसमें फरवरी 29 दिन की होगी। अब लीप ईयर 23 फरवरी को सुबह जमा कर दिया गया, तो जिस समय जमा किया उस दिन का ब्याज भी ऐड हो जाएगा।
लेकिन 24 अप्रैल को सुबह निकाल लिया गया है, तो 24 अप्रैल का ब्याज नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर कितने, हमें साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू R % इंटू T, ये आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है, 4000 रुपये है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 6.75%, 6.75% इनटू टाइम कितना दिया गया है, टाइम निकाल लेते हैं, 23 फरवरी, फरवरी में कितने दिन होंगे, 7 दिन होंगे, ठीक है ना। और मार्च में 31 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा, 23 7 61, 61/366 कितना आ जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। ये परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और ठीक है, 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, और ये 5 से काट दो, 5, 1 बचेगा, 3 15, और ये 135 कितना आ जाएगा, 135। और ये काट देंगे, 6 दूनी 12 नहीं कटेगा, ठीक है। कटना चाहिए, 2 से ये काट दो, 3, और ये के 45 नहीं है, 135 कितना आ जाएगा, ब्याज कितना मिलेगा, 45 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितने रुपए का ब्याज मिलेगा, 45 रुपए का ब्याज मिलेगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 17 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 17 सालों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह 81 गुना होगा। 3 गुना कितने समय में हो रहा है, 17 वर्षों में हो रहा है, तो 81 गुना, 81 गुना का मतलब 3 की पावर 4, ठीक है। ऐसा ही नंबर दिया गया होगा जिसको हम उसी के पावर में चेंज कर सकते हैं, 3 की पावर 4, ये क्या है, 81 गुना कितने समय में होगा, 17 गुणे 4, 17 गुणे 4, जितनी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने सालों में, 68 सालों में क्या हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा, 68 साल, ऑप्शन नंबर सी। 182 किलोमीटर की दूरी में सलज को केविन से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। अगर सलज अपनी गति 2 गुनी कर दे, सलज है और केविन, अगर सलज अपनी स्पीड को 2 गुना कर देता है तो उसे केविन से 9 घंटे का कम समय लगेगा, ठीक है। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 और 2, इन दोनों में समय का अंतर कितना है, ये 4 घंटे ज्यादा लगा रहा है, ये 9 घंटे कम लगा रहा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 घंटे कम लगा रहा है और ये 4 घंटे ज्यादा लगा रहा है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 13 घंटे का आ जाएगा। जबकि यहाँ पर 1 यूनिट का मतलब डिफरेंस कितना दिया गया है, 13, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो क्या बताना है हमें, सलज की स्पीड बतानी है। सलज की स्पीड पहले बाद में 2 गुना कर दिया गया तो कितना हो जाएगा, 26 हो गया, लेकिन पहले स्पीड सलज की कितनी थी, 13 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ,774 किलोमीटर 86 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगले 567 किलोमीटर 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और उसके बाद 135 किलोमीटर 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति बतानी है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 774, और ये 567, और ये आपका 135, ठीक है। कुल लगा समय कैसे निकलेगा भाई, औसत क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। अब 774 किलोमीटर ये 86 के स्पीड में गया, कितना समय लगा, 86, 9 घंटे का समय लगा, ठीक है। 567 किलोमीटर वो 63 की स्पीड में गया, कितना समय लगा, 9 घंटे का समय लगा। 135 किलोमीटर वो 27 की स्पीड में गया, कितना समय लगा, 5 घंटे का समय लगा। ये कितना हो गया, 7 5 12, 12 1 13, ये 1300 ये हो गया, और 67 और 35 102 हो गया, ठीक है ना। 7 5 12, 12 1 13,
ठीक है, ये 1300 हो गया और ये 1400 हो गया, ठीक है ना, और ये 1472, 1476, कितनी दूरी हो गई, 1476 बटे 18 5 23, कितना हो गया 18 5 23, कितने बार जाएगा ये, 7 दूना 14, 7 21 से तो 7 बार में ज्यादा होगा, मतलब ये 70 ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब 7 बार तो जाएगा नहीं, अब जाएगा 6 बार ये, ठीक है, 6 बार करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 18 138, कितना बचेगा 138, ठीक है, और ये बचेगा 9 96, 23 चौको 92, 64 पॉइंट कितना आ जाएगा 17, 64.17। भाई 64 टाइम्स तो ये कंप्लीटली गया है ना, तो 64 पॉइंट के बाद एक ही ऑप्शन है 64.17। अगर 64 पॉइंट में दो और ऑप्शन होते तो इसका डिवाइड हम पॉइंट के बाद और करते आगे। ईशान हैज टू रीच कोलकाता, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश में ही आ गया। ईशान हैज टू रीच कोलकाता विच इज 843 किलोमीटर अवे इन 11 आवर्स। ईशान क्या चाहता है, 843 किलोमीटर की यात्रा को 11 घंटे में कंप्लीट करना चाहता है, 11 घंटे में। हिज स्टार्टिंग स्पीड for 4 hour was 34 kilometer, for the next 180 kilometer his speed was 30 kilometer per, ठीक है, ठीक है। By what speed he must travel now so as to reach Kolkata in the decided time of 11 hour। शेष यात्रा को वो कितने समय, कितनी की स्पीड में तय करे ताकि वो, ठीक है, 11 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंच जाए, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है 843 किलोमीटर, ठीक है। हिज स्टार्टिंग स्पीड, उसकी शुरुआत की गति क्या थी, 34 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 4 घंटे के लिए वो 34 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, तो कितनी डिस्टेंस को कवर कर लिया इसने, 136 किलोमीटर की डिस्टेंस को इसने कवर कर लिया, ठीक है। अब बची कितनी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस बची। फॉर द नेक्स्ट 180 किलोमीटर हिज स्पीड वाज 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे की उसने कितनी दूरी तय किया, 180 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब उसके पास बची डिस्टेंस कितना है, कितना 136 और ये 180 कितना, और माइनस 843, आपका कितना आ जाएगा 527 किलोमीटर की ये डिस्टेंस आपकी बची हुई है। समय कितना चला गया, पहले ये 4 घंटे गया, 4 घंटे 34 किलोमीटर की स्पीड से गया, तो 136 किलोमीटर की डिस्टेंस को उसने कवर किया। उसके बाद 180 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, तो कितना समय लगा इसे, 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगा, 6 घंटे का समय लगा। कुल उसने समय कितना निकाल दिया, 10 घंटे का समय निकाल दिया। अब उसके पास उसे पहुंचना कितने में है, सिर्फ 1 घंटे में, 11 घंटे में। टोटल टाइम कितना चाहिए उसे, 11 घंटे। अब बचा क्या है, अगर वो 527 किलोमीटर की डिस्टेंस को 1 घंटे में तय करता है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 527 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, 527 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रशांत और निशा अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। प्रशांत 117 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहा है, जबकि निशा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहे हैं। यदि प्रशांत को 16 घंटे का समय लगता तो निशा को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। प्रशांत क्या कर रहा है, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, कानपुर से, दिल्ली से कानपुर प्रशांत को भी जाना है और निशा को भी जाना है, तो डिस्टेंस तो आपकी फिक्स है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है आपकी, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर प्रशांत की स्पीड कितनी है, 117 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है प्रशांत की, और उसे टाइम कितना लग रहा है, 16 घंटे। स्पीड इनटू टाइम ये क्या है आपका, डिस्टेंस आ गया। और जबकि निशा की स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा,
इसे टाइम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा का लग रहा है, x घंटे का समय लग रहा है, तो स्पीड इनटू टाइम ये भी क्या है आपका डिस्टेंस है, कितना आ जाएगा 16 48, 3 से इसको काट देंगे 39, कितना आ जाएगा 39 आवर का समय लगेगा, किसको निशा को लगेगा, ठीक है ना, अपने गंतव्य तक पहुंचने में। एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से कानपुर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और उसी मार्ग से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई। ये क्या है आपकी एवरेज स्पीड है, ये आपकी क्या है एवरेज स्पीड है। यहाँ पर आपको सिर्फ स्पीड दी गई है और इसी स्पीड से आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 24 इंटू 40 अपान 64। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। 8 त्रिक 24, ये 8 64, 8 45, 5 15 दूना 30, 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पर चल रहे दो व्यक्ति को पीछे छोड़ती है। पहला व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। रेलगाड़ी को उन्हें पीछे छोड़ने में क्रमशः 13.5 और 15 सेकेंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या है। दोनों ही व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चल रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, s माइनस 9, ठीक है। और इसे समय कितना लग रहा है 13.5 घंटे का समय लग रहा है, इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये क्या है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस तो ठीक है। अब ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है या फिर किसी खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर की दूरी ही तय करती है, ठीक है। s माइनस 12.6 इंटू 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो चिपक जाएगा, 10 9, कितना आ जाएगा 9s माइनस 81, और ये कितना आ जाएगा 10s माइनस 126, ठीक है। ये कितना आ जाएगा s इज इक्वल टू 126 में 81 घटा दो, कितना बचेगा आपका 126, 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या आ जाएगी आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या आ गई, रेलगाड़ी की स्पीड आ गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ट्रेन ए स्टेशन एम से सुबह 6:25 पर निकलती है और उसी दिन दोपहर 3:25 बजे स्टेशन एन तक पहुंचती है। एक ट्रेन एम है, ठीक है, ये सुबह 6:25 पर निकलती है और दोपहर को 3:25 पर स्टेशन एन पर पहुंच जाती है। स्टेशन एम से निकलती है, स्टेशन एम पर पहुंच जाती है। अब अगला स्टेशन एन तक ट्रेन बी स्टेशन एन से सुबह 8:25 बजे निकलती है और 2:25 पर पहुंच जाती है। और ट्रेन आपकी बी ट्रेन है 8:25 पर निकलती है और 2:25 पर क्या होती है, स्टेशन एम पर पहुंच जाती है। 2:25 पर 8:25 पर निकलती है और 2:25 पर पहुंच जाती है। 2:25 पर पहुंच जाती है। ये सुबह निकलती है, ठीक है, दोपहर को पहुंचती है। ये 8:25 पर सुबह निकल रही है और 2:25 पर दोपहर को पहुंच रही है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ठीक है, सुबह 6:25 पर निकली और 8:25 पर 3:25 पर पहुंची। इस पूरी यात्रा में इसे समय कितना लगा, 9 घंटे का समय लगा।
ठीक है, और ये 8:25 पर निकली और 2:25 पर पहुंच गई। ठीक है, इस पूरी यात्रा में इसे कितने घंटे का समय लगा? इसे 6 घंटे का समय लगा। इसे कितने घंटे का समय लगा? 6 घंटे का समय लगा। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता ये डिस्टेंस m से n तक है कितना। हम मान लेते 9 और 6 का एलसीएम कितना आ गया? 18 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 18 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? अगर ये 18 किलोमीटर की डिस्टेंस को 6 घंटे में कवर कर रही है तो इसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, और इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन ए की स्पीड आ जाएगी। ये ट्रेन इधर जा रही है, स्टेशन एन की तरफ जा रही है, और ये ट्रेन इधर आ रही है, स्टेशन एम की तरफ आ रही है। ठीक है, अब ये 8:25 पर निकल रही है, 6:25 पर निकल रही है। हर 1 घंटे में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या कर रही है? कवर कर रही है। तो 6 से 8:25 तक पहुंचने में, अभी तो ये 8:25 पर ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई है, लेकिन ये 8:25 तक 2 घंटे में ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर चुकी होगी। अब ये ट्रेन भी यहाँ पर 8:25 है। बिल्कुल टाइम को क्या करना, हमें एग्जैक्ट सेम टाइम पर लेकर के आना है। अब ये डिस्टेंस कितनी बची है? अब आपकी ये जो डिस्टेंस बची है, ये डिस्टेंस कितनी बची है? 14 किलोमीटर पर। अब 14 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है। अब इसे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 3 2 5। कितने यूनिट का समय लगेगा? 5 यूनिट का समय लगेगा। विपरीत दिशा से आ रही हैं तो चाल क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो समय कितना आ जाएगा? 2.8 आवर। एक दूसरे को ये कब मिलेंगी? 2.8 आवर्स में मिलेंगी। सुबह 8:25 पर ट्रेन निकली है। ठीक है, 2.8 आवर का मतलब क्या हुआ? 2 घंटे और ये आपका 48 मिनट। 2 घंटे 48 मिनट कितना आ जाएगा? 8 2 10 और 48 और 25 कितना हो गया? 10 1 11 हो जाएगा। 8 5 13 73। 1 घंटे 13 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, 11:13 पर एक दूसरे को क्या करेंगी? एक दूसरे से मिलेंगी या एक दूसरे को पार करेंगी। 1 घंटा 11:13 पर। 9 पुरुष एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं इसे 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 9 पुरुष एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगी? महिलाएं कहाँ दिया गया? 5 महिलाएं 18 दिन में कर सकती हैं। तो आपका 2 महिलाएं पूछ रहा है। ठीक है ना, 5 महिलाएं 18 दिनों में कर सकती हैं, तो 2 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगी? 45 दिन में पूरा करेंगी। 2 महिलाएं 45 दिन में काम को पूरा करेंगी। 4 पुरुष, ठीक है, 9 पुरुष 16 दिन में कर सकते हैं, तो 4 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 36 दिनों में 4 पुरुष इस काम को पूरा करेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 180 दिन आ जाएगा। टोटल काम 180 यूनिट है। तो महिलाओं की इफिशिएंसी कितना आ जाएगा? ये क्या है? पुरुष है, पुरुष। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 36 पंचे 180, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पुरुष की इफिशिएंसी कितनी है? 4 यूनिट है। 2 महिलाओं की इफिशिएंसी 4 यूनिट है। 4 पुरुष की इफिशिएंसी 5 यूनिट है। दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? 9 यूनिट काम करेंगे। तो 180 यूनिट काम कितने दिन में पूरा होगा? 20 दिनों में पूरा होगा। क्या आ जाएगा आपका? 20 डेज। ए 2 दिए गए स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक 19 दिनों में बिछा सकता है। बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। सी की मदद से उन्हें यह काम अकेले 5 दिनों में पूरा कर लिया। सी अकेले यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए 19 दिनों में, बी उसी ट्रैक को 16 दिनों में पूरा बना सकता है, बिछा सकता है, और सी की मदद से तीनों मिल करके यह काम 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
ठीक है। तो सी अकेले ये काम कितने दिनों में पूरा करेगा? हमें क्या चाहिए? सी की इफिशिएंसी और टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 19 × 16 × 5, ये क्या आ जाएगा? आपका टोटल वर्क आ जाएगा, क्योंकि इनका एलसीएम का इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो एलसीएम इनकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ठीक है, 16 से 19 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 80, और ये 16 से 16 कट जाएगा 95, और ये कितना आ जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 304, कितना आ जाएगा? 304। तो इसकी इफिशिएंसी कितनी है? ए की इफिशिएंसी कितनी आ गई? ए की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 80 यूनिट। बी की इफिशिएंसी 95, तो सी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? टोटल तीनों की इफिशिएंसी मिलाकर 304 है। ठीक है, ये कितना हो गया? 175, तो ये बचा कितना? 129। सी की इफिशिएंसी कितनी है? 129 है, तो सी का काम कितना आ जाएगा? सी अकेले कितने दिन में काम करेगा? बटे 129। टोटल वर्क को हम अगर इफिशिएंसी से भाग कर देते हैं तो हमें क्या निकल आएगा? टाइम निकल आएगा। अब इसका कैलकुलेशन करना, ठीक है ना, आसान है, वो हालांकि कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो हम इसको यूनिट डिजिट से मैच करते हैं। यूनिट डिजिट लास्ट में कितना आना चाहिए? 6 पंचे 30, लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी कटने वाला नहीं है। ठीक है, देखते हैं यूनिट डिजिट। 9 त्रिक 27, 1 28, इसमें यूनिट डिजिट 8 आएगा। ठीक है, ये कितना? 9 9 81, 1 1 1 2, ये भी नहीं होगा। 9 1 9 9 1 10, इसमें यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसमें 9 0, ये 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? सी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग पहले कर चुके हैं। मिलते हैं नए क्लास में। ठीक है, आपसे आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियोस आएंगी, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी।